हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्रक्स, यानी कि हमने थीम पढ़ा था। इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो आइडिया ऑफ नेशन आया कहाँ से कि एक नेशन बनाएंगे, ऐसा आइडिया लोगों के दिमाग में उस टाइम फ्रांस के लोगों में कहाँ से आया। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि 1789 में जो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिससे वहाँ के जो किंग थे हमारे लुई 16 भैया, वो भाग गए। जब लोगों ने बेस्टाइल के फोर्ट पे अटैक वगैरह किया तो वो मोनार्की अपना लेके वहाँ से सिस्टम सब रफा दफा हो गए। एंड उसके बाद अब जब मोनार्की नहीं थी तो क्या हुआ कि हुआ ट्रांसफ़र ऑफ सवरेनिटी, यानी कि लुईस भैया तो हमारे भाग गए। तो उसके बाद क्या हुआ, पावर शिफ्ट हो गई। अब पावर ऐसे ही तो घूमेगी नहीं हवा में, तो किसके पास गई, वो गई बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो अब पावर सिटीजन्स के पास थी। अब पावर के साथ हमें काम भी तो करना पड़ेगा, एंड काम करने के लिए लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक नेशन के हैं। तो वो कलेक्टिव आइडेंटिटी कहाँ से आई लोगों के अंदर, तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, जैसे द आइडिया ऑफ ला पेट्रे यानी कि फादरलैंड, द आइडिया ऑफ ली सिटियन यानी कि द सिटीजन। एंड ये एम्फेसाइज करती थी द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी जो इक्वल राइट इंजॉय कर रही है अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लोग इक्वल राइट इंजॉय कर रहे हैं। एंड फिर क्या हुआ कि फ्रेंच फ्लैग जो कि ट्राई कलर था उसको चूज़ किया गया, जो फॉर्मर पहले वाला रॉयल स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया फ्लैग ट्राई कलर चूज़ किया गया। एंड उसके बाद एक स्टेट जनरल इलेक्ट की गई बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव फ्रेंच सिटीजन, जिसको हमने नेशनल असेंबली बोला, हमने नहीं मतलब उन लोगों ने बोला था। एंड फिर लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब देश के लिए प्यार जुनून लाने के लिए क्या क्या किया गया कि हाइन्स कंपोज की गई, ओथ लिए गए, मार्टायर्स को कमोमरेट किया गया। यानी कि जो ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्रांस की आर्मी में लड़े थे, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया था, तो उन लोगों की मूर्ति ऐसे गली चौराहे पे ऐसे ऐसे बना दी गई, ताकि जो बच्चे या फिर यंगस्टर उन्हें देखें, इंस्पायर हों, एंड फिर वो भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। एंड उसके बाद क्या किया गया, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, जो कि यूनिफॉर्म लॉ लाई सारे सिटीजन के लिए कि अब देखो भाई, कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे सिटीजन एक जैसे हैं। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और जो ड्यूज़ थे उनको अबॉलिश कर दिया गया कि भाई अब नहीं, एकदम ख़त्म करो इसको, अब ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। एंड फिर एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट और मेजर का। और जो फिर सबसे बड़ा एक चीज़ क्या हुआ कि वहाँ की जो रीजनल डायलेक्ट थी उसको डिस्करेज करके फ्रांस बोली जाने फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि पेरिस में लिखी थी एंड वो पेरिस में बोली भी जाती थी। अब देखो, लैंग्वेज सबसे बड़ा यहाँ पे टूल था, क्योंकि लैंग्वेज हर इंसान के लिए बहुत ही एक पर्सनल चीज़ होती है, फीलिंग्स कनेक्ट होती है अपने लैंग्वेज की। अगर आप घर से बाहर रहो एंड कोई वहाँ आपको अपनी लैंग्वेज का मिल जाए तो एक होम जैसी फीलिंग नहीं आती। सो लैंग्वेज को यहाँ बहुत बड़ा हथियार बनाया गया लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए। फिर अब जो हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो था तो, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो फ्रांस वाले लोगों ने कहा कि द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो फ्रांस वाले कहते हैं, भैया देखो, जैसे हमारे फ्रांस में हुआ कि हम लोगों ने मोनार्की को भगा दिया, अब हम चाहते हैं जो हमारे यूरोप के भाई बंधु हैं, जो हमारा पड़ोसी है यूरोप, हम उसके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, हम उन लोगों को डेस्पोटिज्म से फ्री करना चाहते हैं। तो अब ये जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, इसका आइडिया यूरोप में आया कैसे। अब खुद चल के तो आ नहीं जाएगा, उसके हाथ पैर है नहीं आइडिया के कि वो खुद चल के यूरोप पहुंच जाएगा, नहीं, उसे लाना पड़ेगा यूरोप में। अब यूरोप में उसको लाया कौन, हम पॉइंट वाइज पॉइंट इसको भी समझेंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ें की गई, जैसे कि जैकोबिन क्लब्स बनाए गए, और जो फ्रांस की आर्मी थी जब वो मूव की होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली में भी आई, 1790s में वो आई। एंड फिर वहाँ एक रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ। एंड जो फ्रांस की आर्मी थी वो अपने नेशनलिज्म को, आइडिया जो उनका था,
वो जहाँ-जहाँ जा रही थी अपने साथ एक नेशनलिज़्म का आइडिया लेते जा रही थी कि हाँ भाइयों, हाँ तुम भी सुनो, कोई मार्केट में नेशनलिज़्म की स्कीम आई है, फॉलो दिस स्कीम। तो ये था कि वो अपने आइडियाज़ को अब्रॉड भाई फ्लरिश कर रहा था कि तुम लोग भी ये आइडिया अपनाओ। एंड उसके साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस अब आते हैं स्टोरी में, फ्रांस का राजा, फ्रांस का नेता, फ्रांस का हीरो, फ्रांस का मसीहा नेपोलियन। नेपोलियन अब फ्रांस में आए, फ्रांस में तो थे ही, यूरोप में आए, तो यूरोप में आते आते अपने रूल्स को भी साथ लेके आए। तो जब नेपोलियन आए उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जो फ्रांस में पहले ही कर दिए थे। अब देखो बस यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि रफ में लिखा है, चलो फेयर में लिख लेते हैं। तो नेपोलियन यही स्कीम फॉलो कर रहे थे। तो जब नेपोलियन आए तो उन्होंने मोनार्की को रिस्टोर किया और जो डेमोक्रेसी थी उसको एकदम तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि अब जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाए वो इतना तगड़ा था भाई, बहुत इफ़िशिएंट था, बहुत रेशनल था। चीज़ें पहले से और ज़्यादा अच्छे चल रही थी। तो लोगों को ऐसा लगा भाई चलो ठीक है, आ गया मोनार्की, बट हमारा तो भला हो रहा है, हमें क्या जा रहा है, लेट्स एन्जॉय दिस न्यू रूल्स, ले करते हैं जो भी। अब नेपोलियन भाई साहब जो थे वो अपना एक सिविल कोड लाए 1804, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। तो अब नेपोलियन का ऐसा था कि मेरा कोड है तो भाई मेरे नाम पे ही लिखो। तो प्यार से या नफ़रत से आप जो भी बोलो, इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। अब इस कोड में थी क्या क्या चीज़ें, तो नेपोलियन भाई साहब कहते हैं कि देखो, अब जो एरिस्टोक्रेसी पहले उनको बर्थ से प्रिविलेजेस मिलती थी बहुत सारी, तो नेपोलियन चचा कहते हैं कि देखो अब ये सब नहीं चलेगा, आप लोग के पास जो बर्थ वाली प्रिविलेजेस हैं अब मैं उसको अबॉलिश कर रहा हूँ और अब सब इक्वल ट्रीट होंगे इन द आइज़ ऑफ लॉ। सबको एक बराबर देखा जाएगा, किसी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। एंड अब राइट टू प्रॉपर्टी भी दे दिया गया था। पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले कोई बड़े लोग आए, तुम्हारी ज़मीन जायदाद लेके फ़रार हो गए, तुम रोते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई राइट टू प्रॉपर्टी ऐसा कोई रूल था नहीं। एंड फिर नेपोलियन ने क्या किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को काफ़ी सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम समझेंगे क्या होता है कि पहले राजा के बहुत सारे स्टेट होते थे, तो वहाँ वो क्या बैठाते थे, एक सामंत जो कि वहाँ का फाइनेंशियल ये सब देख रेख करता था। तो नेपोलियन आए तो बोले भाई बेटा देखो, घर जाओ, अब ज़रूरत नहीं है, तुम लोग हटो। तो ऐसे फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। एंड फिर पीजेंट को उन्होंने सर्वडम से फ्री किया। एंड मेनोरियल ड्यू, अब मेनोरियल ड्यू क्या होता है कि एक बहुत बड़े ऐसे लैंडलॉर्ड होंगे जिनके पास भाई पैसा ही पैसा, एंड एक बेचारा छोटा मेरे जैसा गरीब पीजेंट जिसके पास नो मनी होगा। तो ये क्या करेगा, इसको खेती बाड़ी करने के लिए अपना ये पैसा देगा। एंड फिर इन रिटर्न कहता है कि अब जो कर्ज है भाई, तुम चलो ज़िंदगी भर इसकी बोझ तले दबे रहो, ज़िंदगी भर देते रहो, मेरा कर्ज चुकाते रहो। तो नेपोलियन कहते हैं कि देखो बेटा, अब ये सब नहीं चलेगा, तुम लोग भी अपना ये सब जो काम धाम है ख़त्म करो। एंड फिर उन्होंने टाउन में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि ये हमारा राजा है, उसका क्राउन बना देती हूँ, एंड ये यहाँ एक छोटा सा बिजनेसमैन मान लो, तो अगर ये राजा के पास ऐसा अपना कोई बिजनेस में कुछ चल रहा है, उसका आइडिया लेके जाएगा, राजा का ये चलो 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 हटो हटो हटो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो बट अगर ऐसे 4-5 लोग रहेंगे, एक साथ जाएंगे, तो उनकी बात में वज़न तो रहेगा ना। तो पहले ये चीज़ नहीं करने देते थे, पहले 4-5 लोगों का ग्रुप नहीं बनाने देते थे। तो अब नेपोलियन जी आए तो उन्होंने क्या कहा कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को देखो मैं रिमूव कर रहा हूँ, तुम लोग को कर लो जो करना है। एंड फिर क्या किया इन्होंने, अच्छे और काम किए कि क्या ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको बहुत ही अच्छा बना दिया। एंड इससे जो अब पीजेंट थे, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, एंड जो स्मॉल स्केल वर्कर थे, उनको तो मज़ा आ गया भाई, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई, यूनिफॉर्म लॉ आ गया, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर का सिस्टम आ गया, और एक कॉमन नेशनल करेंसी, ये सब बहुत फैसिलिटेट कर रही थी मोमेंट को। तो इन लोग को तो बहुत अच्छा था भाई, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर रियलिटी चेक मिला इन लोगों को, बहुत मिक्स रिएक्शन था। तो पहले ही तो जो फ्रांस आर्मी थी वो मूव की हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और कुछ सिटी जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो। फ्रेंच आर्मी को भाई एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी वेलकम किया गया। फ्रेंच आर्मी और नेपोलियन को मसीहा समझा गया कि ये तो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। वाओ,
बहुत अच्छा, बट सून इनका जो इनिशियल एंथुजियाज़्म था वो हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया। एंड अब वो हॉस्टिलिटी में टर्न कैसे हुआ कि नेपोलियन आए तो कुछ चीज़ें ऐसे की जो लोगों को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप बढ़ा दी। एंड जो फ्रांस लोग थे उनको ज़बरदस्ती वो फ्रांस आर्मी में भर्ती कर रहे थे कि ताकि वो और भी दुनिया के जो जगहें हैं उनको अपनी कॉलोनी बना सकें। तो ये देखो जैसे सेम इंडिया के साथ हुआ था कि ब्रिटिशर्स आए और इंडिया को अपनी कॉलोनी एक बना लिया, एंड देन इंडिया को भी फोर्स किया कि बाकी और कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए इंडिया के लोगों को फोर्स किया कि चलो तुम मेरी आर्मी में लड़ो। पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेड वेड कर रही थी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये लोग फिर कह रहे हैं चलो तुम लड़ो। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने हम क्यों जाएं? तो वही होता है ना, हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, बस सिनेरियोज बदले, जगह बदली। तो ये सब हुआ तो लोगों को अब अच्छा नहीं लगने लगा। एंड तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस पार्ट में यही था कि कैसे सिविल कोड आया, फिर कैसे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना चालू किया, टैक्सेशन वगैरह बढ़ा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो अब चेंज हुआ था वो इतना हैंड इन हैंड नहीं जा रहा था पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।